नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो अकाउंट्स का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चंस आपके जूनियर ऑडिटर के एग्जाम या फिर पंचायत ऑडिटर के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं कि आपको और ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, जितनी भी मेरी वीडियोस हैं सारी बाइलिंगुअल फॉर्म में रहती हैं। स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है और मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में करता हूँ। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस प्रॉम्प्टेड फॉर सेटअप ऑफ डीआरटी। तो आपको बताना है इनमें से कौन से रीजन के कारण डीआरटी का जो स्थापना की गई। नंबर 1, अंडर डिले इन सेटिंग द क्लेम बाई कोर्ट्स। जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो भी क्लेम सेटल होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिले इन एक्सटेंशन द डेक्री। डेक्री जो भी होती है उसमें भी डिले होता है। नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स विद द बोरोवर ड्यू टू इनऑर्डिनेट डिले इन कोर्ट्स। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। चारों आंसर हैं जिसके कारण ये ऑप्शन डी जिसका इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब कि ये जो 3 रीज़न बताए गए हैं ये तीनों रीज़न के कारण ही हमें डीआरटी की जरूरत पड़ी। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग मींस एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड डैश अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग का क्या मतलब होता है? बैंकिंग मींस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, आप बैंक क्या करता है? सबसे पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि जो भी आपके डिपॉजिट होते हैं उनको स्वीकार करता है। फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, तो जो भी आप डिपॉजिट देते हो उसको आगे बैंक क्या करता है? लेंड करता है, लोन पे या फिर कर्जे पे आगे पैसा उसको देता है। एंड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये BR एक्ट के सेक्शन 5B के अंडर आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जितना भी बैंकिंग का जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके अंडर आता है? ये आता है इन 5B के अंदर। ठीक है, सेक्शन 5B के अंदर। और किसके अंदर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दो एक्ट कभी कभी आपको कंफ्यूजन के लिए बैंकर पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये BR एक्ट के अंदर आएगा या फिर RBI एक्ट। ठीक है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे RBI एक्ट भी देखने को मिलेगा, BR एक्ट भी देखने को मिलेगा। तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में टिक करना है और सेक्शन 5 का B पार्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A bank has allowed a current account holder ad hoc overdraft of rupees 8.50 lakh. The amount is due whether this is recoverable under provisions of DRT. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या समझाया गया है तो मैं बता देता हूँ आपको। एक बैंक के पास एक कोई करंट अकाउंट है, ठीक है। तो करंट अकाउंट होल्डर को क्या हुआ, एकदम से जरूरत पड़ गई, उसने किसी को चेक दिया 8.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो वो अभी क्या हुआ, अभी वो बैंक के पास किया कोई कस्टमर जिसका भी अकाउंट है ABC कोई भी कंपनी का, तो उसने बैंक को बोला कि मुझे एक एड होक ओवरड्राफ्ट दे दो, मतलब कि कुछ टाइम के लिए मुझे OD दे दो। तो बैंक ने क्या किया, उसको 8.5 लाख का OD दे दिया उस कस्टमर को। अब क्या हुआ, उस पर्सन ने वो बाद में वो पैसा चुकाया ही नहीं। ठीक है, बैंक ने उसको एड होक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी अपने किसी ऑफिस अकाउंट को डेबिट करके, बट वो जो कस्टमर था उसने वो जो अमाउंट था उसको नहीं चुकाया। तो क्या ये जो पैसा उसने नहीं चुकाया, एड होक ओवरड्राफ्ट लिमिट जो उसने ली थी उसने नहीं चुकाई है, क्या ये रिकवरेबल है अंडर प्रोविजन ऑफ DRT एक्ट? यस, इट इज़ लीगली रिकवरेबल अमाउंट बाय द बैंक। तो बैंक इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करके इस अमाउंट को रिकवर करवा सकता है, क्योंकि जब भी कभी बैंक ऐसा एड होक ओवरड्राफ्ट देता है तो वो रिटर्न में कस्टमर से लेता है कि उसको किस पर्पज़ के लिए ये पैसा चाहिए। तो सारी वो उससे फॉर्मेलिटीज़ करवा के ही, एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करवा के ही कस्टमर को एड होक ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं। तो ये डेफिनेटली रिकवरेबल होते हैं, इट इज़ लीगली रिकवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अटैचमेंट ऑर्डर इज इशूड बाई हुम। तो अटैचमेंट ऑर्डर कौन इशू करता है? तो बेसिकली अटैचमेंट ऑर्डर जो भी होते हैं इनको AO बोला जाता है। ठीक है, तो AO इज इशूड बाई रेवेन्यू अथॉरिटी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, AO इज इशूड बाई RA। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ लेंडिंग बाई ए बैंकर। तो इनमें से आपको बताना कौन सा मोड ऑफ लेंडिंग है, मतलब कि कौन से मोड के थ्रू कोई बैंक लेंडिंग करता है, मतलब कि अपना पैसा कर्जे पे देता है या उधार पे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लेंडिंग का मतलब क्या है? कर्जा, या जिसको आप लोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना विच एमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द मोड्स ऑफ लेंडिंग बाई ए बैंकर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा बिल फाइनेंस, ऑप्शन डी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जे जीओए अकाउंट सीरीज का पार्ट 9 है, इसके अलावा जो भी 1 to 8 पार्ट्स हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सर्च कीजिए प्लेलिस्ट में जाके जीओए, वहाँ पे जैसे आप जीओए अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, 1 to 8 सारे पार्ट्स 1 by 1 करके आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप सारे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। और हर वीडियो की पीडीएफ आपको, इवन इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए @street study। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए। अगर आपकी क्वारीज मुझे रेगुलरली आती रहती है तो दोस्तों इसी से मैं मोटिवेट होकर और वीडियोस लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैंक इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन विद इन हाउ मेनी डेज। तो बैंक को कितने दिनों में बैंकिंग ओम्बुड्समैन का जो अवार्ड होता है वो देना पड़ता है, तो विद इन 30 डेज। ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होता है, जितने भी बैंक्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम आती है, तो अगर वो बैंक से सोल्व नहीं होती है, पहले ब्रांच अगर उस लेवल उसको सोल्व नहीं कर पाती है, फिर वो आगे बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जो टाइम होता है वो विद इन 30 डेज उसको रिजोल्व करवाना होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ ए बॉन्ड इज इशूड विद द प्रोविजन दैट द इन्वेस्टर हैज ऑप्शन टू रिप्लेस द बॉन्ड विद इक्विटी एट ए फिक्स्ड प्राइस, इट इज कॉल्ड एज। तो अगर कोई बॉन्ड इशू हुआ एट ए फिक्स्ड प्राइस तो इसको क्या कहा जाएगा, और जिसको हमने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है विद इक्विटी एट ए फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, ए बॉन्ड इज इशूड विद द प्रोविजन दैट द इन्वेस्टर हैज ऑप्शन टू रिप्लेस द बॉन्ड। तो बॉन्ड सपोज करो किसी बैंक ने आपको या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने आपको बॉन्ड इशू किया और आपको इसको रिप्लेस करना है किसमें, इक्विटी में। ठीक है, ये बॉन्ड को आपको कन्वर्ट करना है इक्विटी में, और जो इक्विटी किस में होनी चाहिए, किसी फिक्स्ड प्राइस पे होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब जब हम बेसिकली बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर था इसका, ऑप्शन बी, कन्वर्टेबल बॉन्ड। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम बिफोर पासिंग एन अवार्ड बाय द बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो कितना मैक्सिमम टाइम होता है फॉर सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम, तो कितने, मतलब कि जो भी क्लेम बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाता है उसके पास कितना टाइम होता है उसको सेटल करने का, तो विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट। तो विद इन 1 month, 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी जो भी होती है प्रॉब्लम उसको रिजोल्व करना रहता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नो। तो कोई भी ऑर्डर है वो, कैन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, नो, कोई भी जो ऑर्डर है वो चैलेंजेबल नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नो। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When a civil suit filed in civil court is transferred to DRT, if fresh court fee is required to be paid। तो कोई भी अगर सिविल कोर्ट से कोई भी मैटर DRT में ट्रांसफर हुआ है तो क्या वहाँ पे फ्रेश फी दोबारा पे करनी पड़ेगी, तो राइट आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी आपको वहाँ पे दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी सिविल कोर्ट से अगर कोई भी मैटर DRT में ट्रांसफर होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक मार्केटिंग मींस व्हाट। तो आपने देखा होगा बहुत से बैंक अपने पोस्टर्स लगाते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत से बैंकों की वीडियोस आती हैं, या फिर हम देखते हैं न्यूज़ चैनल से बहुत सी वीडियोस आती हैं, या फिर आप देखते होंगे कहीं कहीं मार्केट्स में बैंकों ने अपनी प्रमोशन की होती है। ज़्यादातर तो ये प्राइवेट बैंक ही करते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक इतना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते। तो बैंक बेसिकली मार्केटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज सेलिंग देयर बैंक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि बैंक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे डू बैंकिंग मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट द डॉक्यूमेंट कैन बी डिफाइंड एज। तो बेसिकली कोई भी बैंक आपको डॉक्यूमेंट पे अगर आपसे साइन लेता है तो बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या डिफाइन करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड एंड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स। तो कोई भी उसमें कोई कुछ भी चीज़ आप एक्सप्रेस की होती है किसी लेटर में या फिगर में या मार्क्स में। नेक्स्ट इज और बाई एनी अदर मीन, कोई और मीन से भी वो जो भी मैटर है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज
इट इंटेंड्स टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो बेसिकली जो भी देखो क्या होता है, बेसिकली अगर सपोज करो एक बैंक की मैं एग्जांपल लूँ, किसी बैंक ने आपसे किसी डॉक्यूमेंट, सपोज करो लोन डॉक्यूमेंट पर ही साइन करवाया, ठीक है, कोई भी ए बी सी कोई भी मैनेजर था या ऑफिसर था उस टाइम पे। तो अभी क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं जनरली बैंकिंग में क्या होता है, 3 साल बाद मैक्सिमम ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो जाता है। अब सपोज करो पहले ए ऑफिसर था, अब आया कोई बी ऑफिसर, अभी उसको पता ही नहीं है कि उसने कितने अमाउंट का आपको लोन दिया है, ठीक है, कौन उस टाइम पे आपके गारंटर थे, क्या आपके एसेट लाइबिलिटीज थे उस टाइम पे। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें बेसिकली जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। इसलिए बैंकिंग में आप हमेशा देखते हो, कभी भी आप कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो वो सबसे पहले बोलते हैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए या फिर एप्लीकेशन लिख के दीजिए। वो बिल्कुल सही बात होती है, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग द रिकॉर्ड्स, कल को किसका कब ट्रांसफर हो जाए तो कल को किसी और को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल द अबव। तो आई होप दोस्तों जितनी क्लैरिटी से मैंने आपको क्वेश्चन समझाए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं साथ का साथ आपकी क्वेरी को रिजोल्व कर दूंगा। सो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो कीप सब्सक्राइब्ड अस, कीप लविंग अस, सो टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच।